लोग साधारण तौर पे वॉल पेंटिंग, भित्ति चित्रण कहते हैं। टेक्निकल टर्म्स में कुछ लोग फ्रेस्को कहते हैं, कुछ लोग म्यूरल कहते हैं। तो आज हम सारे विषयों पे आपकी जानकारी साझा करेंगे कि फ्रेस्को चित्रण कहते किसे हैं, फ्रेस्को और म्यूरल में क्या डिफरेंसेस है, इन सब के विषय में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो लगे रहिए हमारे साथ। चलिए आज हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेस्को चित्रण किसे कहते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग आमतौर पर दीवार की सतहों पर ताज़ा लगाए गए प्लास्टर पर पानी आधारित रंग द्रव्य से चित्रित करने की विधि है। साधारण भाषा में कहें तो पानी में घुलनशील रंगों से चित्रण करने की यह विधि है। रंग जो सूखे पाउडर पिगमेंट को पीसकर शुद्ध पानी में बनाए जाते हैं, जब सूख जाते हैं तो दीवार का एक अस्थायी हिस्सा बन जाते हैं और प्लास्टर के साथ सेट हो जाते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग भित्ति चित्र बनाने के लिए एक आदर्श विधि है, क्योंकि यह एक स्मारकीय शैली है। स्मारक के रूप में यह काफ़ी लंबे समय तक देखी जा सकती है, यह टिकाऊ होती है और इसमें एक मैट क्वालिटी की सतह होती है, इसमें ग्लॉसी इफेक्ट नहीं होता। फ्रेस्को की दो विधियां हैं जो आमतौर पे विद्यार्थी लोग सुनते हैं, जानकारी उसके विषय में नहीं हो पाती है। आज हम पूरी जानकारी दे रहे हैं। फ्रेस्को की दो विधि है जिसका हम क्रमानुसार अध्ययन करेंगे। पहली है बूनो तकनीक, जिसे हम सच्ची फ्रेस्को भी कहते हैं। बूनो या सच्ची फ्रेस्को सबसे टिकाऊ शक्ति तकनीक है। इसे बनाने की प्रक्रिया किया है, आइए इसे जानते हैं। पाश्चात्य विधि के अनुसार यानी वेस्टर्न ट्रेडिशन के अनुसार दीवार पर विशेष रूप से तैयार प्लास्टर, जो कभी रेत से कभी कभी मार्बल डस्ट से 3 लगातार कोट करके बनाए जाते थे। पहले 2 खुरदुरे कोट को लगाया जाता था, पहले के 2 कोट खुरदुरे होते थे और फिर जो तीसरा कोट दिया जाता था वो दोनों कोट जो लगाए गए उसके सूख जाने और सख्त होने पर दिया जाता है। दोनों कोट करने के बाद कलाकार चित्रित की जाने वाली जो भी प्रारूप, योजना, कंपोजिशन, संयोजन है, उस चित्र को या तो ट्रेसिंग के माध्यम से या फिर सीधे प्रारंभिक रेखा चित्र बना करके उसको दीवार पर अंकित करते हैं। दीवार पर अंकित करने के उपरांत प्लास्टर की अंतिम कोट, चिकना कोट, जिसे हम इंटोनको कहते हैं, इंटोनको को दीवार पर लगाया जाता है। अब यहीं पर से फ्रेस्को की जो तकनीक है बुनो की, वो ध्यान देने योग्य है। इंटोनको को उतना ही लगाया जाता है जितना एक सत्र पर चित्रित किया जा सके। मान लें कि एक दीवार है हमारी, इस दीवार पे हम देख रहे हैं, इस दीवार पर एक चित्र बनाना है हमें इतना, ठीक। तो इस पूरे खंड पे, पूरी दीवार पे जो चित्रण होना है, तो पहले प्लास्टर हम एक छोटे हिस्से पे लगा लेंगे। इधर के हिस्से पे इतना से इतना प्लास्टर लगा लिया हमने और उस प्लास्टर पे जो चित्र बनाए जाने हैं उस चित्र को हम वहाँ पर अंकित कर, जो पहले ट्रेसिंग किया हुआ है उसके आधार पर, उसके रेफरेंस के आधार पर उतने हिस्से में हम इंटेनको लगाते हैं और इंटेनको के साथ जल मिश्रित पिगमेंट को लगा करके हम उस हिस्से के चित्र को पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पे जो इंटेनको जितने क्षेत्र में लगाया गया है, इसकी जो सीमा रेखा तैयार हुई कि ये जो सीमा है इंटेनको की, इसके बाद जो सेकेंड इंटेनको लगाएंगे दूसरे हिस्से में, ये दोनों की सीमाओं को बहुत सावधानी पूर्ण तरीके से रेखाओं के साथ बनाया जाता है, ताकि ताज़ा प्लास्टर के प्रत्येक क्रमिक खंड के किनार या जोड़ दिखाई न दे। इन खंडों को जो अलग अलग हमने इंटर्नको लगाया, इन खंडों को जियोर्नेट कहा जाता है। तो 2 टर्म आपने को मैंने बताया फ्रेस्को के अंतर्गत में, एक बेसिक इंटर्नको और दूसरा जियोर्नेट। इंटर्नको लगाने के पहले 2 कोट दीवार सतह के लिए प्लास्टर की बनाते हैं हम लोग, जिसमें कि मार्बल डस्ट की मात्रा भी होती है, ओके, जो सतह को खुरदुरी रखता है।
तीसरा और अंतिम सतह इंटेनको का होता है, जो चिकनी सतह होती है और जिसके सूखने के पहले ही उस पर रंजित किया जाता है, काम करते हैं, ताकि सूखने के बाद दूसरे हिस्से में हम फिर से इंटेनको लगाते हैं और फिर काम करते हैं। जियोनेट को दिन का काम भी हिंदी में हम कह सकते हैं, वर्क ऑफ द डे। इट मीन्स एक जियोनेट जो हुआ, एक जियोनेट में उतना ही काम किया जाता है जितना आप एक दिन में फिनिश कर सकें। ओके, अब हम चित्रण के लिए ट्रेसिंग को फिर से ताजा इंटेनको के ऊपर रखते हैं। याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जब 2 लेयर हम कोटिंग कर लेते हैं, 2 लेयर प्लास्टर की चढ़ा लेते हैं खुरदुरा, तब हम ड्राइंग करते हैं। लेकिन तीसरी जो लेयर है इंटेनको की, इंटेनको लगाने के बाद फिर से ट्रेसिंग रख करके पहले वाली ड्राइंग के सापेक्ष में इस ड्राइंग को देखते हुए उसकी सीमा रेखा तय कर चित्रण कार्य दीवार के साथ झांकती हुई आकृति के से जोड़ करके सावधानी पूर्वक रेखांकित करते हैं। और इसकी जो रेफरेंसेस आकृतियां हैं और आंतरिक रेखाएं ताज़ा प्लास्टर पर हम खोजते हैं। और ये बहुत ही धुंधली फीकी दिखाई देती है, लेकिन उस ड्रो लाइन से जो अंदर से झांक रही है उस लाइन से मिलाते हुए इस लाइन को हम बनाते हैं नए ट्रेसिंग से, और बनाने के बाद तब कलर का काम करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पहले की ड्राइंग की हुई है वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करती है। ठीक, सही ढंग से तैयार किया गया इंटेनको कई घंटों तक अपनी नमी बनाए रखता है। जब चित्रकार अपने रंगों को पानी से पतला करता है, उन्हें बस स्ट्रोक के साथ प्लास्टर पर लगाना शुरू करता है, तब रंग सतह में समा जाते हैं और जैसे ही दीवार सूख जाती है वे सेट हो जाते हैं। जो रंग के कण हैं चूने और रेत कणों के साथ बंधक या सीमेंट के हो जाते हैं। आपको याद होगा, इस संदर्भ में मैं याद दिलाऊं कि पहले घर के आंगन में, हम लोग इन भारत की बात कर रहे हैं, घर के आंगन में अक्सर लाल कलर की सीमेंट, येलो कलर की सीमेंट और ग्रीन कलर की सीमेंट, ब्लैक कलर की सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट, इन सब के प्रयोग से आंगन की सज्जा के लिए आलेखन, चित्र, डिजाइन गोलाकार में, चतुर्भुजाकार में बनाए जाते थे, बनते थे। वो इसी फ्रेस्को का ही एक रूप कह सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें भी सीमेंट के रंग प्रयोग होते थे, लेकिन यहाँ सीमेंट के रंग नहीं लगते, बल्कि अंतिम प्लास्टर की कोटिंग जो ट्रांसपेरेंट लगभग होती है, इंटेनको की कोटिंग होती है, बहुत पतली कोटिंग होती है जिससे अंदर के रंग झांक सके, उसके ऊपर हम अंदर के आकृतियाँ झांक सके, उसके ऊपर ट्रेसिंग करके रंग लगाते हैं। यहाँ रंगों की उम्र बढ़ाने के लिए अत्यधिक अस्थायित्व उस बाइंडर से मिलता है, सीमेंट से मिलता है, क्योंकि वह दीवार की सतह का अभिन्न अंग बन जाती है, न कि उस पर ऊपर से की गई पेंट की एक सुपर इम्पोज्ड परत के रूप में हम देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेस्को का माध्यम चित्रकार के तकनीकी कौशल में पारंगत होने की मांग करता है। यदि बहुत अधिक मांग करता है कि आर्टिस्ट जो है फ्रेस्को वाला बहुत स्किल्ड हो, प्लास्टर की जानकारी हो, प्लास्टर के बाद ड्राइंग के साथ इंटेनको और तुरंत कलर लगाने की विधि, कितना कलर अनुभव में होता है कि कलर लगाने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या प्रभाव आएगा, इसके लिए एक प्रखर स्किल्ड होना चाहिए। और स्किल तभी आएगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप भी अभ्यास करें, रोज करें, चित्र जरूर बनाएं, क्योंकि चित्र बनाने से ही आपके कौशल का विकास होता है। उस काम में तेजी से काम करना होता है ना, इंटेनको लगा तुरंत भर में कलर भी लगाना है, जब तक प्लास्टर गीला है, नहीं तो प्लास्टर सूखने का खतरा रहेगा। तो ये सब स्किल के कारण ही संभव है, और ओवर पेंटिंग द्वारा इसको सुधारना ठीक नहीं होता है, और वो एक दूसरी विधि है, इस बारे में हम अंत में बताएंगे। ठीक है, तो यदि सुधार करना होता है इस स्थिति में, तो फिर से इंटेनको की पहले प्लास्टर की ताज़ा कोट लगाकर इंटेनको लगाकर फिर से हमें बनाना होता है, या फिर सेको विधि का उपयोग कर ओवर पेंटिंग के द्वारा सुधार कर सकते हैं। तो ये हुई फ्रेस्को बूनों की तकनीक, जिसे हम गीली पद्धति भी कहते हैं।
अब हम फ्रेस्को सेको पद्धति को जानते हैं। फ्रेस्को सेको नाम सही है, सेको यानी सूखी एक तरह से, तो ड्राई फ्रेस्को यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गीले प्लास्टर के साथ दीवार चित्रण की जटिल प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि इसमें सूखी तैयार दीवार को चूने के पानी से भिगोया जाता है, गीला होने पर रंगा जाता है। रंग प्लास्टर में प्रवेश नहीं करते, लेकिन किसी भी अन्य पेंट की तरह एक सतह या परत या फिल्म बनाते हैं। जैसे डिस्टेम्पर आप मान लें, पूरी दीवार बन गई, उसके ऊपर डिस्टेम्पर बनाया किया हमने, तो डिस्टेम्पर और चूना क्या दिखते हैं कि बाद में एक लेयर पपड़ी बन करके उजड़ती है, एक फिल्म की तरह वो उजड़ जाती है। तो फ्रेस्को सेको में जो चित्र होते हैं वो भी एक फिल्म बनाते हैं। सेको बड़े आकार की पेंटिंग के लिए और सच्चे फ्रेस्को को सुधार करने के लिए, यानी फ्रेस्को बूनों में रिटच करने के लिए उपयोगी माध्यम है। बेसिक डिफरेंस आपने समझ लिया होगा फ्रेस्को सेको की और फ्रेस्को बूनो की। अब फ्रेस्को पेंटिंग की उत्पत्ति कब हुई ये अज्ञात है, लेकिन इसका प्रयोग मिनोन सभ्यता, क्रीट की सभ्यता, क्रीट के नोसास के महलों में और प्राचीन रोम जैसे पॉम्पेई में जो उत्खनन हुए तो वहाँ के महलों की भित्तियों के दीवार पे रंगे गए थे, तो उन सब उदाहरणों से पता चलता है कि ये काफ़ी प्राचीन है। इटली के पुनर्जागरण काल में फ्रेस्को पेंटिंग का एक बहुत ही वैभवशाली रूप उभर कर सामने आता है। वह एक महान काल था फ्रेस्को चित्रण के लिए। उस काल में जॉर्ज सिमावियो, जियोत्तो मसासियो, फ्रा एंजेलिको, कार्वजियो, ये सब महान चित्रकार रहे जिन्होंने फ्रेस्को में सू टू साटो तकनीक, जिसे हिंदी में हम नीचे से ऊपर की तरफ तकनीक कह सकते हैं, इसमें कार्य किया। और कई अन्य चित्रकारों ने 13वीं सदी के अंत से 16वीं सदी के मध्य तक में इस पद्धति को अपनाया था। सिस्टाइन चैपल में माइकलएंजेलो की पेंटिंग और वेटिकन सिटी में राफेल की एस्टेंजा म्यूरल्स सभी भित्ति चित्रों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। 16वीं शताब्दी के मध्य तक हालांकि फ्रेस्को का उपयोग बड़े पैमाने पर तैल चित्रकला द्वारा स्थानांतरित किया गया, प्रतिस्थापित किया गया, इंस्टॉल्ड किया गया। 20वीं शताब्दी में डाइगो रिवेरा और अन्य मैक्सिकन म्यूरलिस्ट आर्टिस्टों ने साथ साथ काम किया। फ्रांसिस्को क्लेमेंट द्वारा इस तकनीक को संक्षिप्त रूप से पुनर्जीवित भी किया गया। दक्षिण एशिया सहित भारत में भित्ति चित्रण हेतु भित्ति निर्माण के लिए कला एवं शिल्प के प्राचीन ग्रंथ जो हैं चित्रसूत्र, उसमें रिफरेंस बहुत प्राप्त होते हैं। चित्रसूत्र ग्रंथ में और सम्रांगन सूत्र में भी आपको भित्ति निर्माण की विधि का विस्तार पूर्वक उल्लेख मिलता है। इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नानालाल चमनलाल मेहता के द्वारा लिखी गई बुक भारतीय चित्रकला को अध्ययन कर सकते हैं। उसमें भी कुछ अंश उसका उद्धृत है। कुछ अन्य आधुनिक विद्वानों ने भी इस पे अलग अलग तरीके से लेखन किया है। भारत के अजंता, बाघ आदि गुफाओं के भित्ति चित्र भी आज प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में हम अन्य किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इनकी जो चित्रण पद्धति है, भारत में भित्ति निर्माण की जो पद्धति है, एशियाई देशों में चित्र निर्माण भित्ति निर्माण की जो पद्धति रही है वो इटली के भित्ति निर्माण पद्धति से भिन्न रही है। यहाँ की मटेरियल की उपलब्धता थोड़ी अलग है, जिसका मैंने रेफरेंस दिया कि आपको चित्र सूत्र में और सम्रांगन सूत्र में काफ़ी विस्तार से उल्लेख है। ऐसे मैं हल्का सा समझने की दृष्टि से मैं बता दूं कि प्राचीन वास्तु के नमूने आप चाहे चुनार का किला हो, दिल्ली का लाल किला हो, प्राचीन मंदिरों के दीवारों हो, तो आप देखेंगे जिसे गरी का मसाला कहते हैं, जिसमें सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, गोबर, गुड़, तीसी खल्ली, ये सब मिश्रित करके और भी कई सामग्री मिलाई जाती थी, मिला करके वो प्लास्टर बनाया जाता था। और सबसे ज़्यादा जो चित्र सूत्रकार ने वर्णित किया है, यानी दर्पण के साथ प्रतिबिंब दिखाने योग्य चमकदार भित्ति हो जाए तब चित्रण किया जाना चाहिए, ऐसे भारतीय ग्रंथों में उल्लेखित है।
फ्रेस्को और म्यूरल में हम कह सकते हैं, फ्रेस्को शब्द ऐसे पेंटिंग को संदर्भित करता है जिसमें गीले चूना पत्थर पर पानी में घुलनशील पेंट का प्रयोग हुआ है या होता है, जबकि म्यूरल किसी दीवार या छत या किसी अन्य अस्थायी सतह पर बनाई गई बड़ी पेंटिंग होती है। हम म्यूरल शब्द का उपयोग किसी दीवार, छत या किसी भवन की अन्य अस्थायी सतह, आंतरिक हो या बाहरी हो, दोनों ही स्थिति में किसी बड़ी पेंटिंग को संदर्भित करने के लिए कर सकते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग एक प्रकार की भित्ति निर्माण पद्धति है। वास्तव में यह भित्ति बनाने की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध तकनीकों में से एक है। फ्रेस्को चित्र और म्यूरल चित्र दोनों का बहुत लंबा इतिहास है।